हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम शर्मा एंड वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम, इसमें हम तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स जो हमारे 8 प्लैनेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एस्ट्रॉइड, प्लूटो, कॉमेट्स और मेटियोर्स को कवर करेंगे। तो सन की बात कर लेते हैं। सन क्या है? एक तरह से अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन अगर इसकी साइज़ की बात करें तो एवरेज साइज्ड स्टार है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमें देखने को मिलता है। उसकी बात करें कि इसको एक गैलेक्टिक सर्कल का एक सर्कल पूरा करने में, कंप्लीट करने में 224 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं। जब वो 224 मिलियन ईयर एक बार कंप्लीट कर लेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉस्मिक ईयर कहेंगे। फिर अगर इसकी अर्थ से कंपेयर करें तो ये 109 टाइम्स बिगर है अर्थ से। उसके बाद हम लेयर्स की बात कर लेते हैं कि सन के लेयर्स क्या है। तो इसकी अगर लेयर्स की बात करें तो ये 4 लेयर्स है। सबसे जो सेंटर वाली जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। फिर उसके बाद ऊपर आ जाता है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फिर उसके आगे जाता है, इसे हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और जो ये लास्ट वाले जो लेयर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। ये जो लास्ट वाली जो लेयर, हमारी जो आउटर लेयर जिसे हम कह देते हैं, ये क्या है? कोरोना। तो इसी की तरह अगर बात करते हैं कि कोर की बात कर लेते हैं। कोर की अगर बात करें, यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमें देखने के लिए मिलता है। कोर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये वाली एरिया है, यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। फिर उससे और यहीं पे हमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न देखने के लिए मिलता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद बात करते हैं हमारा जो फोटोस्फीयर है, इसे हम क्या कहते हैं? सबसे ब्राइटेस्ट एरिया कहते हैं। जो ये फोटोस्फीयर का जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? सबसे ब्राइटेस्ट, मतलब चमकीला एरिया। यहाँ के टेम्परेचर की बात करें 5500 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। फिर फोटोस्फीयर आ जाता है। इससे ऊपरी वाले लेयर्स को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे रेडिएटिव जोन हमें देखने को मिलता है और कन्वेक्टिव जोन देखने को मिलता है। और सनस्पॉट्स वगैरह भी हमें इसी वाले लेयर में देखने के लिए मिल जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं जो आउटर लेयर है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। और ये फोटोस्फीयर का एक चीज़ और बताना था आपको कि फोटोस्फीयर में क्या होता है कि मतलब कि जो हम अर्थ से जो चीज़ हम सन को देख रहे होते हैं तो वो हमें फोटोस्फीयर का ही हिस्सा देखने को मिलता है, नज़र आता है। तो ये हमारी लेयर्स थी। इंटीरियर कंपोज्ड ऑफ द कोर। उसके बाद बात करते हैं रेडिएटिव जोन था हमारा, कन्वेक्टिव जोन था। और उसके बाद बात करते हैं फोटोस्फीयर, जो कि हमें अपने अर्थ से विजिबल सरफेस, जो हमें सरफेस नज़र आता है, वो हम कहाँ से नज़र आता है? हमें अर्थ से, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। फिर क्रोमोस्फीयर आ जाता है, जो लास्ट आउटर मोस्ट लेयर, जो जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अब प्लैनेट की बात करते हैं। प्लैनेट की कंडीशन होता है भाई कि हम सब हर किसी को प्लैनेट नहीं कह सकते। तो इसकी 3 कंडीशन होती है, तो उसे फुलफिलमेंट करना होता है। अगर ये 3 कंडीशन अगर फुलफिलमेंट नहीं करेगा तो हम इसे प्लैनेट नहीं कहेंगे। तो 3 हमारे पास कंडीशन क्या है? कि रेवोल्यूशन अराउंड द सन, कि जो रेवोल्यूशन है वो सन के अराउंड करेगा। जो चक्कर है, जो रेवोल्यूशन है वो क्या करेगा? सन के अराउंड ही रेवोल्यूट करेगा। ये नहीं भाई कि आज सन के अराउंड रेवोल्यूट कर रहा है, कल जुपिटर के अराउंड रेवोल्यूट करने लगा, परसों नेपच्यून के अराउंड रेवोल्यूट करने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेवोल्यूशन किसके अराउंड करेगा? ओनली सन के अराउंड। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरा कंडीशन ये है कि भाई कि रेवोल्यूशन ऑन द सेम पथ, जिस पथ पे वो रेवोल्यूशन कर रहा है। जैसे मान लो कि ये हमारा नेपच्यून का एरिया है। नेपच्यून का जो एरिया है, ये इसी वाले एरिया पे उसने रेवोल्यूशन करना है। सेम पथ होना चाहिए। ये नहीं भाई आज इस वाले पथ पे रेवोल्यूशन कर रहा हूँ कि फिर कुछ वर्षों बाद हमने इस वाले रेवोल्यूशन पथ पे करना स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ समय बाद ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेवोल्यूशन ऑन दी सेम पथ,
कि सभी जगह पे रेवोल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक फिक्स इसका पथ फिक्स होना चाहिए, भाई जिस पथ पे रेवोल्यूशन कर रहा है उसी पे वो रेवोल्यूट करे। तो तीसरा कंडीशन है कि क्लियर द सराउंडिंग पथ, जो एरिया है वो क्लियर होना चाहिए, और इसके आसपास किसी भी तरह का ड्वार्फ प्लैनेट नहीं होना चाहिए, ना ही डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होना चाहिए। तो जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन था कि रेवोल्यूशन अराउंडिंग सन, सेम पथ और सराउंडिंग, क्लियर द सराउंडिंग पथ। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम प्लैनेट्स की। जो हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, हम इसे क्या कह देते हैं, इनर प्लैनेट कह देते हैं, या हम इसको हार्ड या रॉकी प्लैनेट भी कह देते हैं। बिकॉज ऑफ इनर प्लैनेट इसे इसलिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन से बहुत ही नज़दीक है। और जो लास्ट के जो 4 है, जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक, इसे हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं। तो आउटर प्लैनेट, साथ में इसको और 2 नाम से जाना जाता है, गैसियस प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे गैसियस की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, और एक जोवियन प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। मरकरी की बात करें, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सबसे छोटा अगर प्लैनेट की बात करें तो कौन है, मरकरी है। यहाँ की अगर बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, यहाँ पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशनल टेम्परेचर डिफरेंसेस हमें यहीं पे देखने के लिए मिलता है। जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशनल टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या होता है कि दिन में कितना टेम्परेचर जाता है और नाइट में कितना टेम्परेचर जाता है, इन दोनों को जब डिफरेंस करते हैं तो जो टेम्परेचर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशनल टेम्परेचर कहते हैं। तो डे में अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें 470 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और नाइट में -180 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो 290 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। नो सैटेलाइट, नो एटमॉस्फेयर। अगर इस प्लैनेट की बात करें, हमें किसी भी तरह का सैटेलाइट नज़र नहीं आता है और किसी तरह का यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। रोटेशन की बात करें तो रोटेशन ये 58.65 डेज में अब कंप्लीट कर लेता है, और रेवोल्यूशन की बात करें 88 डेज लगा जाता है। रोटेशन और रेवोल्यूशन का डिफरेंस थोड़ा सा समझाता हूँ कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन होता है कि ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना, और रेवोल्यूशन क्या होता है कि ये सन के ऑर्बिट पे रेवोल्यूट करना। आगे बात करते हैं फास्टेस्ट रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन की बात करें, सबसे तेज रेवोल्यूशन यही करता है, क्योंकि 88 डेज में ही अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नाउ वीनस की बात करते हैं। वीनस हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और पूरे सोलर सिस्टम की बात करें, सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट का बताता हूँ क्यों इसे हॉटेस्ट बोला जाता है और क्यों इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। हॉटेस्ट की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हॉटेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% अबव है। क्या किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, CO2 की मात्रा 95% से अधिक है, जिसके कारण क्या होता है, जितना भी सन की लाइट आता है उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जब ऑब्जर्व कर लेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे और भी ज़्यादा हॉटेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। अगर आगे बात करते हैं हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट की। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इसे क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एल्बिडो की जो मात्रा है वो 70% के आसपास है। एल्बिडो की वजह से क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो जैसे एक मिरर होता है, मिरर में क्या होता है, जब लाइट पड़ती है क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह यहाँ पे क्लाउड का एक रिफ्लेक्शन लेयर्स बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ट्विंस ऑफ अर्थ एज इट इज़ अगर बात करेंगे, ट्विंस ऑफ अर्थ हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के जैसे ही दिखती है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकता है, तो हमारे अर्थ से भी ये नज़र आ जाता है। नियरेस्ट टू द अर्थ। ओके, आगे बात करते हैं इसमें रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट। ये जो
रोटेशन है ईस्ट टू वेस्ट करता है, मतलब कि पहले ईस्ट में जाता है देन वेस्ट जाता है। जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है। स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, अगर रोटेशन की बात करें सबसे स्लोवेस्ट, सबसे धीमा गति से रोटेट करने वाला प्लैनेट है। इसको रोटेशन करने में कितना लग जाता है 243 अर्थ डेज। जो हमारा अर्थ का डेज होता है उसके बेसिस पे 243 डेज लग जाते हैं। रेवोल्यूशन की बात करते हैं, रेवोल्यूशन में इसको कितना टाइम लग जाता है 225 अर्थ डेज। आगे हमारा अर्थ आ जाता है। जो अर्थ का टॉपिक है उसको हम एक स्पेशल क्लास में कवर करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसमें अर्थ के बारे में, ठीक है। तो अर्थ की अगर बात करें तो ये एक हम ब्लू प्लैनेट भी कह देते हैं इसे। रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात करें 23 आवर्स 56 मिनट्स लग जाता है एंड 40.91 सेकेंड। रेवोल्यूशन की बात करें 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ मून, अगर पृथ्वी की बात करें तो इसकी एक अपनी नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद करते हैं इसकी शेप की बात कर लेते हैं। ये इसकी शेप क्या है, तो इसकी शेप है ओब्लेट स्फेरॉइड और ओब्लेट एलिप्सॉइड। इसकी दोनों शेप हमें पृथ्वी की यही नज़र आती है। आगे बात कर लेते हैं मास की। ऑल्सो कॉल्ड अ रेड प्लैनेट, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब बात करते हैं रेड प्लैनेट इसे क्यों कहा जाता है भाई, कोई रीज़न तो होगा तभी तो कहा जाता होगा। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आयरन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, डेट्स वाई रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेवोल्यूशन की बात करें तो 687 डेज लग जाता है। उसी तरह रोटेशन की बात करें 24.6 आवर्स ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का है। जो पहला हमारा वो मरकरी है। बात करते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ हेयर, या अगर हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें तो इसी हमें प्लैनेट पे देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है निक्स ओलंपिया। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ की बात करें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। इट इज़ 2 सैटेलाइट, अगर इसकी सैटेलाइट की बात करें तो 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डिमोस। नाउ वी टॉक अबाउट द जुपिटर। जुपिटर की बात कर लेते हैं कि सबसे हैवीएस्ट है, लार्जेस्ट है, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे अगर सोलर सिस्टम की बात करें सबसे बड़ी प्लैनेट है, या सबसे लंबी है, या सबसे हैवीएस्ट है। आगे बात करते हैं मोस्ट गैसियस प्लैनेट। और इसी प्लैनेट में हमें क्या देखने को मिलता है गैसेस की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें क्या कौन कौन सी गैसेस मिलता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। फास्टेस्ट प्लैनेट, अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे फास्ट रोटेशन करने वाला यही प्लैनेट है। इसको रोटेशन टाइमिंग लग जाता है 9.8 आवर्स। इट हैज़ 79 सैटेलाइट where Ganymede is the largest satellite of solar system। इसके 79 सैटेलाइट्स हैं। इसकी चंद्रमा की बात करें 79 चंद्रमा है, और ये इसमें जो इसकी जो गैनामेड सैटेलाइट है ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। सैटर्न की बात कर लेते हैं। सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट की बात करें, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट सेकेंड नंबर पे इसको नंबर दिया जाता है। तो दूसरी बात करते हैं कॉल्ड रिंग्ड प्लैनेट। इसे हम रिंग्ड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास रिंगे बने होते हैं, छल्ले बने होते हैं। तो इसकी रिंग की बात आपको बता दूं तो इसमें 12 रिंग्स हमें नज़र आती है। लीस्ट डेंसिटी की बात करें बहुत ही कम है इसकी 82 सैटेलाइट्स है, वेयर टाइटन हैज़ रिटेन अ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सैटेलाइट किसके हैं, वो सैटर्न के हैं, जो हाल में ही 82 सैटेलाइट्स नासा ने बताया है। आगे बात करते हैं तो इसकी जो टाइटन एक अपनी एक एटमॉस्फेयर है। टाइटन एक सैटेलाइट है जिसकी अपनी ही एक एटमॉस्फेयर है। रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। 29 ईयर्स लग जाता है इसको रेवोल्यूशन करने में। रोटेशन की बात करें 10.3 आवर्स में रोटेशन कर लेता है। अब इसको हमने सैटर्न की जानकारी लेने के लिए नासा ने 1997 में कैज़नी ह्यूजेंस को वहाँ पे भेजा था। वहाँ से हमें बहुत सारे डाटा कलेक्शन हुए। हम यूरेनस की बात कर लेते हैं।
आइडेंटिफाइड एज अ प्लानट इन 1781 बाय विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने इसे एक प्लानट के रूप में आइडेंटिफाई किया था और ये 1781 में आइडेंटिफाई किया था। आगे बात करते हैं, टिल्टेड प्लानट एट द एंगल ऑफ 98 डिग्रीज टू इट्स ऑर्बिट। जो अपनी इसकी ऑर्बिट है वहाँ पे 98 डिग्री झुकी हुई है, टिल्टेड है, एकदम से चपटी हुई है। रेवोल्यूशन की बात करें तो 84 ईयर्स को लग जाते हैं रेवोल्यूशन करने में। रोटेशन की बात करें 10.8 आवर्स में रोटेशन अपना कंप्लीट कर लेता है। इसे हम ग्रीन प्लैनेट का कहते हैं और इसके 27 नेचुरल सैटेलाइट है। अब ग्रीन प्लैनेट की बात करते हैं, भाई इसको ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रीन प्लैनेट कहने का रीज़न ये है कि यहाँ पे मीथेन गैसेस की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी हमें रिंग्ड इसे हम रिंग्ड प्लैनेट भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी कई सारे रिंग्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है। जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है नेपच्यून। नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून की देखने की बात करें, ब्राइट ज़्योर ब्लू, जैसे आपको बैकग्राउंड में इमेज आपको नज़र आ रहा है वैसे ही हमें नज़र देखने के लिए आता है। डिस्कवर्ड बाय J.G. गेल ऑफ बर्लिन इन 1846। 1846 में J.G. गेल ने इसे डिस्कवर्ड किया था, इसकी खोज किया था। रेवोल्यूशन की बात करें 165 ईयर्स लग जाता है और रोटेशन की बात करें 15.7 डेज में अपनी रोटेशन पूरा करता है। कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट बिकॉज अब यहाँ पे सन की लाइट नाम मात्र है, पहुँच ही नहीं पाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सुझाव दें आप।